एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है और अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 पर। तो इसका नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली स्टडी करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में। यानी जब पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो वहां पे अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो हम लोग ये लेसन में सीखने वाले हैं। ओके, तो ये लेसन बहुत ही आसान है, ठीक है, इसके सम्स भी आसान ही है। बस आपको एक काम करना है, मैं आपको जो भी चीज़ें बताते जाऊंगी उनको आप लोग ध्यान से समझते जाइएगा, फिर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। इट्स वेरी इजी। ओके, तो चलो फिर शुरुआत कर दी जाए। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब ये होता है पार्टनरशिप का फिर से निर्माण करना। यानी जो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसका फिर से निर्माण करना। अब उसका फिर से निर्माण कैसे करेंगे? नया पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, एग्जांपल से बताऊंगी ना तो अच्छे से समझेगा। जैसे कि पहले से जो आपका पार्टनरशिप फर्म है ना उसमें 2 पार्टनर्स हैं और पार्टनरशिप फर्म को वो लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो 10 साल या फिर 5 साल के बाद उन्होंने क्या किया, एक नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया। तो ये जो नया पार्टनर है ना, जब भी बिजनेस में आता है तो वो ऐसे ही खाली हाथ नहीं आता है, ठीक है। वो पार्टनर बनने के लिए आ रहे हैं तो वो कैपिटल लेकर के आता है, गुडविल भी लेकर के आता है, ठीक है। अभी आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे, अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो बस आप सुनते जाओ मेरी बातों को, ठीक है, बस मेरी बातों को सुनते जाओ। ओके, तो वो जब भी आता है तो गुडविल और कैपिटल लेकर के आता है। अब ये कैपिटल लेकर के आया तो इसको प्रॉफिट भी तो चाहिए रहेगा। ऐसे ही पार्टनर बनने आया है क्या? नहीं, इसको प्रॉफिट भी चाहिए रहेगा। तो देखो आपको बताती हूँ, पहले से ये बिजनेस में ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो ये लोग पहले क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था ना उसको आपस में इक्वली शेयर कर लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, 10 सालों के बाद इधर सी भी आ गया, ठीक है। तो सी क्या करेगा, सी को भी उसका हिस्सा चाहिए रहेगा, राइट। तो पहले क्या था, पहले इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो क्या था, 1:1। लेकिन इसके आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे, है ना। क्योंकि प्रॉफिट समझो ये आपका पूरा प्रॉफिट है जिसमें से आधा आधा ये लोग बांट लेते थे, लेकिन अभी सी आया तो इसको भी तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बताओ चेंज होगा कि नहीं? क्योंकि देखो वो क्या लेगा, समझ लो कि ये ए का हिस्सा ये बी का हिस्सा है, तो ए अपना कुछ हिस्सा छोड़ेगा और बी अपना कुछ हिस्सा छोड़ेगा। जो मिलेगा किसको, सी को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ये लोग क्या कर रहे थे, ऐसे आधा आधा बांट रहे थे, लेकिन इसके आने की वजह से देखो ए को इतना ही मिल रहा है, बी को भी इतना मिल रहा है, मतलब इतना इतना ये लोगों ने क्या किया, त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने की वजह से जो आपका एग्रीमेंट है, जो आपने एग्रीमेंट बनवाया था उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और एग्रीमेंट में चेंजेस किया मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का फिर से निर्माण किया आपने। समझ में आया कि नहीं, है ना। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जब भी मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है ना इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो एग्रीमेंट से होती है, ठीक है। एग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज लिखे होते हैं। तो अब जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही चेंजेस कर रहे हो, यानी एग्रीमेंट में आपको चेंजेस करना पड़ेगा, तो वही तो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के मतलब कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, दूसरा क्या हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कोई पार्टनर बिजनेस से क्या हो गया, रिटायर हो गया, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है डेथ ऑफ पार्टनर, यानी किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई। अब देखो कोई पार्टनर की मृत्यु हो गई, ठीक है, वो मर गया, तो बताओ इस टाइम पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एग्रीमेंट है इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। यानी वहां पे भी आपको पार्टनरशिप का फिर से पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लिख करके बताऊंगी तो अच्छे से समझेगा। क्योंकि देखो मैं चाहती हूँ कि आपका जो थियरी पार्ट है ना वो भी कवर हो जाए, इसी के साथ साथ आपको अलग से कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी पॉइंट्स दिए गए हैं मैं चाहती हूँ कि आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी जाए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है ना, एंड आई होप सो कि आप लोग को वो समझा रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ फॉर्म्स ऑफ, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो अब ये है क्या, अच्छा फॉर्म्स यानी क्या होता है बच्चों, रूप होता है, ठीक है।
तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के फॉर्म्स यानी इसके रूप कौन कौन से हैं वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ। देखो इसको देख करके आप बिल्कुल भी डरना मत, बहुत ही सिंपल है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना इस तरीके से लिख करके, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि कभी आपसे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए, जैसे आपसे पूछ दिया कि फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बताओ, तो आप लोग बता सकते हो जब पढ़े रहोगे तब ना, इसके लिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ। बाकी अगर मैं ये ना बताऊँ ना तो भी आप आगे बढ़ सकते हो और जो आपके सम्स रहेंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब ये क्या है, देखो आपको एक बात बताती हूँ, जो आपका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कब करना पड़ सकता है, जब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना उनके जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं तो उस टाइम पे आपको पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के जो रेशियोज है उसमें क्यों चेंजेस आएंगे, तो देखो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। आपका जो पार्टनरशिप फर्म है ना इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो अब पार्टनरशिप फर्म को और कैपिटल की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये जो बी है ना, बी ने क्या बोला कि ठीक है जितना कैपिटल का रिक्वायरमेंट है मैं क्या करता हूँ, देता हूँ। ठीक है, तो ये कैपिटल लेकर के आता है, तो देखो इसने पहले भी कैपिटल दिया था और अभी भी कैपिटल दे रहा है, तो किसका कैपिटल ज्यादा होगा, बताओ, इसका कैपिटल ज्यादा होगा। अब देखो अगर इसने ज्यादा कैपिटल दिया है तो इसको ज्यादा प्रॉफिट भी चाहिए, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एग्जिस्टिंग पार्टनर का वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसने ज्यादा कैपिटल दिया तो इसको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए और इसकी वजह से ये दोनों को भी कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब पहले ये लोग जितना लेते थे अब उनको उससे कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा, क्योंकि देखो इसने ज्यादा दिया है तो उसको, देखो आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तभी समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा। पहले क्या होता था, 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। ठीक है, ए को इतना मिल रहा है, ये समझो ये आपका पूरा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट। ए को इतना मिलता है, बी को इतना और सी को इतना। ठीक है, अभी बी ने क्या बोला कि मैं और एडिशनल कैपिटल देने के लिए रेडी हूं, तो ये ज्यादा कैपिटल लेकर के आया, तो इसने बोला देखो अभी ये ज्यादा कैपिटल ला रहा है तो इसको ज्यादा प्रॉफिट भी चाहिए रहेगा, तो इसने क्या बोला कि मुझे मतलब ना इसको इतना प्रॉफिट चाहिए रहेगा, यानी पहले इसको बस इतना ही मिलता था, राइट, लेकिन अब इसको इसमें से इतना और इधर से इतना, यानी अब देखो इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया ना, पहले उसको बस इतना ही मिलता था। ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि ये ज्यादा कैपिटल लेकर के आए तो इसको ये वाला पार्ट भी दिया जाएगा और ये वाला पार्ट भी दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बताओ चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हुआ ना, क्योंकि पहले इसको इतना मिल रहा था ए को, लेकिन अभी ए का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे भी क्या करना होता है, जो आपका पार्टनरशिप है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन करना होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, तो ये मैं मिटा दूं, यस, ये आपके समझने के लिए था, बस ये डायग्राम की मदद से मैं आप लोग को समझाना चाहती थी। ओके, अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, अभी बताया था ना, चलो फिर भी लिख करके बताती हूँ आपको, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी नए पार्टनर को एडमिट करोगे तभी भी आपको पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। समझ में आया आपको, यस। उसके बाद यहाँ पे अगला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी आपके बिजनेस से कोई पार्टनर क्या हो गया, रिटायर हो गया, तो ऐसे टाइम पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। फिर चौथा है डेथ ऑफ पार्टनर, अब किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई तो ऐसे टाइम पे भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने क्या क्या देखा, 4 चीजें डिस्कस की, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और चौथा डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो इसमें से इसकी तो स्टडी आपको करनी नहीं है, इसका अकाउंटिंग वगैरह आपको कुछ भी नहीं देखना। बाकी ये जो बचे हुए 3 है ना, इनका हमको अकाउंटिंग सीखना है। जैसे ये लेसन में हम लोग क्या करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर की अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। फिर जो इसके आगे आने वाला लेसन रहेगा ना उसमें हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर
की अकाउंटिंग सीखेंगे और उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि यहीं पे आप इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स ना एक दूसरे से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। मतलब अगर आपने यहीं पर अच्छे से इसको स्टडी कर लिया तो आगे चल करके आपको ये दोनों चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? ये बातें समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। देखो, ये जो पार्टनर को एडमिट करना है, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्यों है, हम अपने बिजनेस में क्यों किसी नए पार्टनर को एडमिट करें, है ना, इसका कारण क्या है, क्यों किया जाए? तो देखो, आपको सबसे पहला मेन कारण आपको बताती हूँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। ठीक है, आपको आपका जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसको और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो वो कहाँ से आएगा? जब नए पार्टनर को एडमिट करोगे तभी तो वो और कैपिटल लेकर के आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला तो कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, नए पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करते हैं, पहला ये। और दूसरा क्या हो सकता है? तो मैनेजमेंट स्किल रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है, रुको ना बताती हूँ। मतलब क्या, जैसे कि पहले से दो पार्टनर बिजनेस में हैं, ठीक है, और बिजनेस चला रहे हैं, फिर उनको ना अभी क्या चाहिए, उनको मतलब कोई एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनके बिजनेस को मतलब मॉडर्न टेक्निक्स का यूज करके चला सके। इनके पास वो जो पुराने वाले पार्टनर्स है ना, उनके पास मतलब बिजनेस के बारे में ज़्यादा मॉडर्न जो टेक्निक्स है ना, उसका नॉलेज नहीं है, उनके पास वो मैनेजमेंट स्किल नहीं है, ठीक है, जो उनको चाहिए। तो इसीलिए भी वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उसके पास मैनेजमेंट स्किल होगी अच्छी वाली, है ना, मॉडर्न टेक्निक्स होंगी, जिससे वो बिजनेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है और जो पार्टनरशिप फर्म है उसको और आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए भी क्या किया जाता है, नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है। तो पहला कारण कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा कारण मैनेजमेंट स्किल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये मेनली दो ही कारण है जिसके वजह से पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई। अभी इसके आगे हम क्या स्टडी करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं रेशियो के बारे में। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, अगर आपको ये लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद मैं आपको रेशियो के बारे में बताती हूँ और रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो भी सिखाती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और रेशियो के बारे में जानते हैं। तो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो होता क्या है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ओल्ड रेशियो बताऊंगी। ठीक है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, तो देखो, बिफोर एडमिशन, यानी कि नए पार्टनर का एडमिशन होने के पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो कहते हैं। जैसे कि ये आपका जो पार्टनरशिप फर्म है ना, उसका ये टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, तो पहले दो पार्टनर्स थे ए और बी, वो क्या करते थे, जो भी प्रॉफिट होता था, ठीक है, ये आपका पूरा प्रॉफिट है, उसको उन लोग ना क्या करते थे, हाफ हाफ शेयर कर लेते थे। मतलब ये पार्ट ए का और ये पार्ट बी का। ओके, प्रॉफिट का एक पार्ट, आधा पार्ट किसने लिया, ए ने लिया, और दूसरा जो पार्ट बचा हुआ था वो किसने लिया, बी ने लिया। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये दोनों क्या करते हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो। यानी एडमिशन होने के पहले जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही क्या कहलाता है, ओल्ड रेशियो कहलाता है। ओल्ड रेशियो मतलब क्या, पुराना वाला रेशियो। ठीक है, जो पुराना वाला रेशियो था उसको हम लोग ओल्ड रेशियो कहते हैं। समझ में आया आपको? ओके, अब देखो न्यू रेशियो क्या होता है, तो आफ्टर एडमिशन, यानी एडमिशन के बाद जो रेशियो रहता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू रेशियो कहते हैं। जैसे कि देखो, अभी क्या हुआ ना कि नया पार्टनर बिजनेस में आ गया है, कौन, सी। तो देखो, अभी जब सी आएगा तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो ये लोगों ने क्या किया, देखो, पहले जब भी सी नहीं था तब आधा आधा इन दोनों को मिल रहा था, इतना पार्ट ए का, इतना पार्ट बी का। लेकिन जब सी आएगा तो उसको भी तो इसमें, उसको हम लोग पार्टनर बना रहे, तो उसको भी तो प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बोला, देखो, ए ने क्या बोला कि मैं अपना इतना हिस्सा दे देता हूँ सी को, और बी ने क्या बोला कि मैं भी अपना इतना हिस्सा दे देता हूँ सी को। ठीक है, तो सी को यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो जाएगा किसका, सी का। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे देखो, जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हुआ कि नहीं। पहले क्या होता था, पहले ए को ये पूरा हिस्सा मिल रहा था और बी को ये पूरा हिस्सा मिल रहा था, लेकिन सी के आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे देखो, अभी ए को बस इतना ही मिल रहा है, बी को इतना ही मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू रेशियो कहते हैं। यानी एडमिशन के बाद का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, न्यू रेशियो कहलाता है।
ठीक है, समझ में आया कि नहीं। जो पुराना वाला रेशियो था उसको ओल्ड रेशियो कहते हैं, जो नया वाला रेशियो एडमिशन हो गया तो रेशियो जो हमने कैलकुलेट किया, अभी आपको सिखाऊंगी कैसे रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए, फिर मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाती हूँ, ठीक है, समझ में आया। अब देखो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, तो जो सेक्रीफाइस रेशियो होता है ना, ये बस ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब त्याग करते हैं अपने प्रॉफिट का। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पहले ए को कितना मिल रहा था, पूरा आधा, इतना पार्ट उसको मिल रहा था, इतना, और बी को भी इतना मिल रहा था, लेकिन सी के आने की वजह से ये ए ने क्या किया, इतना हिस्सा का त्याग कर दिया। इसने बोला कि ठीक है मैं इतना हिस्सा क्या कर रहा हूँ, सेक्रीफाइस कर रहा हूँ सी के लिए, और बी ने भी बेचारे, इसने भी इतना हिस्सा क्या किया, सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है, ए और बी ने, ठीक है, ए और बी ने अपना जितना भी हिस्सा क्या किया, सेक्रीफाइस किया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। अभी ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आपको सिखाऊंगी, अभी आपको जितना बता रही हूँ बस आप उतना समझो कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है। तो ए ने इतना क्या किया, सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे रेशियो रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, याद रहेगा ना, भूलोगे तो नहीं। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, आई होप कि आप लोग को समझ में आया रहेगा ये डायग्राम की मदद से। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमको और अच्छे तरीके से समझेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा दूँ, चलिए आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ना पेज नंबर 127 पर दिया गया है। चाहो तो आप टेक्स्ट बुक खोल करके देख सकते हो, पर मैं आपको समझा रही हूँ ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्स्ट बुक आपके सामने रहेगी तो अच्छी बात है। देखिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आप लोग को यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। देखो आपके पास ना, मतलब जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें दो पार्टनर्स हैं, एक तो एम है और दूसरा जी है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो कितना है, 2:3, ठीक है। फिर इन दोनों ने क्या किया, सी नाम के पार्टनर को बिजनेस में एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, यानी सी का जो शेयर है ना वो कितना दिया गया है, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 पार्ट किसको दिया जाएगा, तो सी को दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो फिर हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। न्यू एंड सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ दिस पार्टनर्स, ओके। ये तीनों पार्टनर्स का हमको नया रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो बताना है। तो देखो बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो तो बस दो ही पार्टनर्स का होगा, यानी जो ओल्ड पार्टनर्स थे, क्योंकि ये तो अभी अभी आया ना, तो ये कहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है, मैंने आपको वो डायग्राम में समझाया था ना, ऐसे गोला वाला है ना, क्योंकि दो पार्टनर्स पहले से हैं और ये दोनों ने क्या किया, सी के लिए अपने हिस्से का त्याग किया। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ये दोनों कर रहे हैं ना, यानी ओल्ड पार्टनर्स का ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, नए वाले का नहीं होता है, नए वाले का खाली बस न्यू रेशियो होता है, ठीक है। अब कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स के नाम, ठीक है। बस एक बार इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। पार्टनर्स के नाम, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, एक तो एम है, फिर कौन है, जी है, और तीसरा कौन है, सी है, यानी चंद्रकांत मतलब सी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखते हैं, ओल्ड रेशियो, फिर यहाँ पर न्यू रेशियो, और यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो किसका होगा, पुराने वाले पार्टनर्स का ही ओल्ड रेशियो होगा, ठीक है। तो एम का ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 2:3, यानी कि हम क्या लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। कैसे, ये 5 कहाँ से आया, तो 2 3 कितना होता है, 5 होता है ना, और दूसरा वाला देखो 5 में से 2 हिस्सा किसको जाएगा, एम को जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2/5, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो जी है इसका ओल्ड रेशियो क्या होगा, तो इधर क्या है 3, तो क्या लिखोगे 3/5, यानी कि जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसके 5 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से 3 हिस्सा इसको जाएगा। और सी का तो ओल्ड रेशियो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी अभी आया ना, तो इसका कुछ भी ओल्ड रेशियो नहीं होगा, ठीक है। अभी न्यू रेशियो हमें इन तीनों पार्टनर्स का बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो देखो न्यू रेशियो के लिए ना कुछ स्टेप्स है जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। पहला क्या करना होता है, सबसे पहले निकालने का बैलेंस ऑफ 1, ठीक है, बैलेंस ऑफ 1। तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे आता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक काम करने का, यहाँ पे लिखने का 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। अभी इसके पीछे का रीजन क्या मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ना, मैं आपको वैसे समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले बैलेंस ऑफ 1 निकालने का, बैलेंस ऑफ 1 कैसे मिलेगा, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, 1 में से हम माइनस करेंगे न्यू पार्टनर के शेयर को, ठीक है।
अच्छा ये 1 क्या है, तो 1 है आपका टोटल प्रॉफिट, यानी जो आपका पार्टनरशिप फर्म है ना उसका जो टोटल प्रॉफिट है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया है 1। तो टोटल प्रॉफिट में से क्या करेंगे, जो न्यू पार्टनर का शेयर रहेगा उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो सी है ना वो कितने पार्ट के लिए आया है, तो 1/4 शेयर है उसका फ्यूचर प्रॉफिट में, यानी फ्यूचर में जो भी आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा उसका 1/4 पार्ट किसको जाएगा, तो इसको जाएगा। ठीक है, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट है उसको हमने 1 कंसिडर किया, तो 1 में से क्या करेंगे, इसका जो शेयर है ना उसको माइनस कर देंगे, फिर जो बचा हुआ रहेगा आपका प्रॉफिट उसी को ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने मतलब अपने में वो लोग बांटेंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, मैं आपको समझाती हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। दूसरा, अब देखो नया रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो न्यू रेशियो विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पता है क्या लिखने का, सबसे पहले लिखने का बैलेंस ऑफ 1, क्या लिखने का, बैलेंस ऑफ 1, और इसमें मल्टीप्लाई करने का किससे, तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो से। ठीक है, यानी जो पुराना वाला रेशियो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, इसके पीछे का मैं आपको कारण बताती हूँ। देखो सबसे पहले ये है आपका टोटल प्रॉफिट। ओके, टोटल प्रॉफिट ऑफ योर बिजनेस इज दिस। ओके, तो ये जो सी है ना इसको कितना शेयर चाहिए, तो 1/4 शेयर चाहिए, यानी जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका 1/4 हिस्सा किसको दिया जाएगा, तो इसको दिया जाएगा। तो इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा। ठीक है, जिसमें से एक हिस्सा दे दिया गया किसको, सी को, ये सी का हिस्सा है। ठीक है, अब बचे कौन, ये दो पार्टनर्स बचे, कौन, एम और जी। तो ये दोनों क्या करेंगे, कौन से रेशियो में ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको ये लोग डिवाइड करेंगे, तो ये रेशियो में 2:3 के रेशियो में, मतलब जो इनका ओल्ड रेशियो था ना उस रेशियो में वो लोग बचे हुए प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे, यानी डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये जो बचा हुआ है उसका ये लोग कितना हिस्सा करेंगे, तो 5 हिस्सा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या है 2:3, तो इसका ये लोग अगेन 5 हिस्सा करेंगे और फिर आपस में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 हिस्सा किसको दिया जाएगा, तो ये एम को दिया जाएगा, नहीं एम को 2 हिस्सा दिया जाएगा, जी को 3 हिस्सा दिया जाएगा और एम को 2 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो क्या करना होता है, देखो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी हमने पूरे जो प्रॉफिट था उसमें से जो न्यू पार्टनर का शेयर था उसको मैंने माइनस कर दिया, फिर ये जो बचा हुआ रहेगा उसी को वो लोग क्या करेंगे, ये जो पुराने पार्टनर्स है वो अपने में शेयर करेंगे। तो इसके लिए वो लोग को क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से करना पड़ेगा, बैलेंस ऑफ 1, यानी कि जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है वो लोग अपने ओल्ड रेशियो में उसको शेयर कर लेंगे। तो वही बात तो यहाँ पे लिखी हुई है, सबसे पहला तो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी पूरे में से न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस कर दिया। ठीक है, यानी ये हिस्सा यहाँ से खत्म, तो ये जो बचा हुआ है ना यही तो है आपका बैलेंस ऑफ 1, यानी पूरा ये 1 था, तो 1 में से इसको जब भी हमने दे दिया तो जो भी बैलेंस बचा हुआ है इसी को ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में बांटेंगे। तो वही लिखा है, न्यू रेशियो कैसे आएगा, बैलेंस ऑफ 1। ठीक है, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, मतलब इनका जो पुराना वाला रेशियो था, ओल्ड रेशियो था, उसमें ये लोग ये बचे हुए प्रॉफिट को शेयर कर लेंगे। समझ में आया आप लोगों को, है ना। तो ये डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाए और आप इसको कभी ना भूलो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला रट्टा मार के याद करोगे फिर भूलने के चांसेस है, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया है तो फिर आप नहीं भूल सकते। ठीक है, तो चलो अभी न्यू रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, बैलेंस ऑफ 1 पहले निकालेंगे, तो बैलेंस ऑफ 1 कैसे आएगा बताना जरा, क्या करेंगे, देखो 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 1/4। अब इसको सॉल्व कीजिए, आता है ना आप लोगों को सॉल्व करने, मैथमेटिक्स तो सबने सीखा ही है ना। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, चलिए कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 अपॉन 4, 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3/4। समझ में आया। तो ये क्या आ गया, बैलेंस ऑफ 1 ये आया। तो अभी न्यू रेशियो निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, यानी जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है उसी को ये पुराने वाले पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ 1 यानी कि 3/4 इंटू, देखो अभी ये जो आपका पार्टनर एम है इसका ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, तो ये रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं, तो हम लोग 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 4 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20, तो 6/20 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको करना है, बैलेंस ऑफ 1 इज 4 एंड ओल्ड रेशियो ऑफ दिस पार्टनर इज व्हाट 3/5। सो राइट डाउन हियर 3/5, सॉल्व कीजिए, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 4 ज़ा 20, 9/20 आ गया। ठीक, अच्छा अभी सी का जो न्यू रेशियो वो क्या होगा, तो देखो आपको बताती हूँ, इसका तो शेयर यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, वो क्या, देखो जैसे
यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है 20, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 20, तो इसके भी डिनोमिनेटर में 20 ही आना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं कि इधर 1/4 दिया गया आपने ऐसे ही लिख दिया ये लो इसका शेयर हो गया, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी मतलब इसको भी 20 बनाना पड़ेगा। तो अब ये 20 कैसे बनेगा, आप लोगों ने बचपन में सीखा है ना, जब छोटे थे चौथी पाँचवीं में तो सीखा होगा। अगर मुझे इसको 20 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ आप पहले से सीखे हुए हो। अब देखो एक और हमने चीज़ सीखी थी, रूल इज रूल, यानी अगर हम डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ता है, रूल है ये। तो ऊपर भी कर दिया, नीचे किया तो ऊपर भी करने का, ठीक है। 1 5 क्या होता है 5 होता है, और 4 5 क्या होता है 20। समझ में आया आप लोगों को। तो ये क्या हो गया नया रेशियो तीनों पार्टनर्स का, ए का कितना 6/20, जी का कितना 9/20 और सी का कितना 5/20। समझ में आया आप लोगों को। अभी न्यू रेशियो आप लिखोगे कैसे, आपको यहाँ पे लिख करके मैं बता दूं, देखो कैसे लिखना है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू, देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को नहीं लिखने का, जो न्यूमरेटर है ना उसको लिखने का। तो 6:9:5, देखो 6:9:5, समझ में आया। और फिर ना ये लिखने के बाद आप देखो कि ये तीनों नंबर्स को कोई ऐसा कॉमन नंबर है क्या जो डिवाइड कर सकता है। सोचिए कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों भी नंबर्स आते हो, तो नहीं है ना। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3, देखो 3 के टेबल में ये आएगा पर ये नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तीनों के तीनों नंबर्स वो नंबर से कैंसिल होने चाहिए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। समझ में आया, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद मैं आपको सेक्रीफाइस रेशियो भी बता देती हूँ और मैं इसको मिटा देती हूँ। इसको आप लोग प्लीज़ याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ दे बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकाला जाता है, तो आपको याद रहना चाहिए 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है बैलेंस ऑफ 1 इंटू ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो याद रहेगा, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल है। सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालना है, इसके पीछे का मैं आपको कंसेप्ट सबसे पहले समझाना चाहती हूँ, ताकि आपको ये भी ना याद ना करना पड़े, खाली बस समझना है। तो देखो बच्चों, जैसे कि 2 पार्टनर्स हैं बिजनेस में, ए और बी। ये दोनों क्या करते हैं, प्रॉफिट को आधा आधा बांट लेते हैं। अभी सी आया तो ए ने इतना सेक्रीफाइस किया, बी ने इतना सेक्रीफाइस किया, और यही हिस्सा किसको मिला, सी को मिला, ठीक है, समझे ना। तो अब देखो मुझे ये बताना है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो मैं क्या करूँगी, अभी क्या है, देखो पहले इनका ओल्ड रेशियो क्या था, ये था ओल्ड रेशियो, ए और बी का ये क्या था बच्चों, ओल्ड रेशियो था, ठीक है। और अब सी के आने के बाद ये जो रेशियो हमको मिला ये क्या हो गया, न्यू रेशियो, है ना। यानी पहले ए को ये पूरा हिस्सा मिल रहा था, पूरा यहाँ तक मिल रहा था, लेकिन जब सी आया ना तो इसको बस इतना ही मिल रहा है। ये इसका क्या है, नया वाला, और ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या था, पुराना वाला रेशियो था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो था यानी जो इतना हिस्सा था उसमें से अगर मैं इतने हिस्से को माइनस कर दूं, यानी न्यू रेशियो को माइनस कर दूं, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, पता चलेगा ना। अगर मैं ये पूरे में से ये हिस्से को निकाल दूं तो ये हिस्सा मुझे पता चल जाएगा। तो वही सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। क्यों किया मैंने आपको बताया ना, पहले इसको इतना मिल रहा था, लेकिन अभी जब सी आया तो इसने इतना छोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया इसका न्यू रेशियो, सी के आने के बाद ये हो गया इसका नया रेशियो। तो अगर मुझे सेक्रीफाइस रेशियो बताना है, यानी कि ए ने कितना त्याग किया वो मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगी, ये पूरे हिस्से में से नए वाले हिस्से को माइनस कर दूंगी, तब जाके मुझे पता चल जाएगा कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, किसका, सेक्रीफाइस रेशियो का। ओके, क्लियर है आपको, यस। तो चलिए अभी फटाक से यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो भी निकाल लेते हैं। यस, देखो यहाँ पर मुझे ना m का सेक्रीफाइस रेशियो बताना है, तो क्या करूंगी मैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले m का ओल्ड रेशियो कितना था, 2/5 था, लेकिन जब ये आया, कौन आया, c आया, तो इसका रेशियो क्या हो गया, 6/20। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, मिल जाएगा आपको आंसर। तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो छोटे बच्चों का खेल है ना। आप चाहो तो डिनोमिनेटर को सेम करके सॉल्व करो, या फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे करो। तो हम लोग एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 20, इधर भी 20 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो। अब रूल इज रूल, नीचे किया तो ऊपर भी करो, 2 4 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, राइट, माइनस 6/20। तो डिनोमिनेटर सेम तो एक ही बार लिखने का इसको,
और 8 माइनस 6 कर दो तो कितना आया, 8 में से 6 गया तो कितना आता है 2, ठीक है, 2/20 यहाँ पर आ गया। तो ये क्या हो गया, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ m, राइट। इसी प्रकार से हम लोग g का भी सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, सो राइट डाउन हियर 3/5, माइनस करना है किसको, न्यू रेशियो को, यानी कि 9/20। तो यहाँ पे मैंने 9/20 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, तो चलो कैसे होगा बताओ, 4 से मल्टीप्लाई करो दोनों, मतलब ऊपर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 3 4 12/20 माइनस 9/20, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखने का, ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 9, 10 11 12 3, तो 3/20, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ जी, ठीक है, जी का सेक्रीफाइस रेशियो हमको मिल चुका है। समझ में आया आपको। और सी का तो कुछ सेक्रीफाइस होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो अभी अभी आ रहा है, वो क्या त्याग करेगा, वो तो इनका हिस्सा लेने के लिए आ रहा है ना, उसने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। अच्छा आपको एक और मैं तरीका बताती हूँ, जैसे कि आपने न्यू रेशियो निकाला, अब आपको डाउट है कि मैंने ये सही किया है या फिर गलत किया है, सही किया है कि नहीं किया है ना। अगर आपको ऐसा डाउट आता है तो आप लोग एक काम करने का, पता है क्या, जो आपके न्यूमरेटर्स है ना उनको प्लस करने का, क्या करने का, न्यूमरेटर्स को प्लस करने का। अगर वो डिनोमिनेटर के इक्वल आया तो फिर समझो कि आपने जो भी कैलकुलेशन किया है वो एकदम सही है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर मैं डिनोमिनेटर्स को प्लस करूँ, ये जो न्यू रेशियो हमें मिला है, अगर मैं इसके डिनोमिनेटर्स को प्लस करूँ तो देखो 20 आता है क्या, चलो करके देखते हैं। 9 और 6 कितना होता है 15, 15 5 20, डिनोमिनेटर में क्या है 20, यानी हमने ये जो न्यू रेशियो निकाला है ये एकदम राइट है, ठीक है। और एक और तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो, कौन से तरीके से, इन दोनों का जो सेक्रीफाइस रेशियो होगा ना, ये दोनों मिला करके क्या होना चाहिए पता है, ये जो नया वाला पार्टनर है उसके न्यू रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया उतना ही तो इसको मिलेगा ना नए वाले को, है ना। जैसे कि देखो इन दोनों ने जितना छोड़ा, जैसे कि यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, तो ए ने इतना छोड़ा, बी ने जितना छोड़ा, तो इन दोनों ने जितना सेक्रीफाइस किया वही तो सी को मिल रहा है ना, ठीक है। तो इन दोनों का जो सेक्रीफाइस रेशियो रहेगा ना, ये दोनों प्लस करके क्या आना चाहिए, नए वाले पार्टनर के न्यू रेशियो के इक्वल आना चाहिए। ये भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो इन दोनों को प्लस करते हैं, 2/20 प्लस 3/20 कितना होगा 5/20, वही हिस्सा इसको मिल रहा है ना, देख लो 5/20, समझ में आया। तो इस तरीके से भी आप लोग चेक कर सकते हो, और ये वाला तरीका, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोग को अच्छे से बताऊं ताकि ये समझ में आ जाए, ठीक है। अभी इसके अलावा ना आपके टेक्स्ट बुक में और भी ये रेशियो के ऊपर मतलब रेशियो के कैलकुलेशन के ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो अगर आप लोग चाहो तो उसको खुद से ट्राई कर सकते हो। इतना सारा तो आपने समझ लिया, तो वो सारे क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कीजिए। और अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, मैंने ना वो दोनों क्वेश्चंस के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में देखना, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 127 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, और साथ ही साथ आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी करवा दिया, ठीक है। तो 1 और 2 का तो कुछ नहीं। अब जो 3 और 4 है ना, वो आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने ये दोनों क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं और एक सेपरेट वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको नहीं आया तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, वरना अगर आपको आ गया तब तो और अच्छी बात है ना, खुशी की बात है, ठीक है। समझ में आया। तो अब हम क्या सीखेंगे, रेशियो तो हमने सीख लिया, और अब हम बात करेंगे गुडविल की, ठीक है। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे से टेबल वेबल बना करके लिख सकते हो, या फिर रुको मैं ऐसे लाइन खींच दूँ जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और वो जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है ना, आप समझ लो कि आपका होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के देख लेना। अभी मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ जो बहुत ही आसान है, जिसका आंसर हर एक बच्चे को पता होगा। जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, उनको तो पता होगा ही। बताओ गुडविल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, है ना। बिजनेस का रेपुटेशन यानी मार्केट में उसका कितना नाम है बिजनेस का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया जाए, आप लोगों ने ही बताया, क्या बताया, रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। बिजनेस का रेपुटेशन कैसा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गुडविल कहते हैं, ठीक है। देखो जिस बिजनेस का गुडविल अच्छा रहेगा
उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि देखो ना उसका मार्केट में इतना ज़्यादा नाम है, तो कस्टमर्स जब भी आएंगे तो किसके प्रोडक्ट को बाय करेंगे, उसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अब जब उसको खरीदेंगे तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा ना। इसीलिए गुडविल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब ये पार्टनरशिप फर्म में ये गुडविल क्यों आया, क्यों हमको इसकी स्टडी करनी है, तो मैं आपको समझाती हूँ, सुनो। देखो जैसे कि दो पार्टनर्स है बिजनेस में, कौन कौन, ए और बी। हर बार ए और बी, कुछ और लेते हैं, कुछ और एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई पार्टनर है जिन्होंने ना जो क्या कर रहे हैं, 10 सालों से इस बिजनेस को चला रहे हैं और इन्होंने क्या कि 10 साल तक लगातार मेहनत की है, ठीक है। अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इसका रेपुटेशन इतना अच्छा बनाया है, और इन्हीं की मेहनत की वजह से जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत किया तब जाके मार्केट में उसका इतना नाम हुआ, लोग उसके प्रोडक्ट को जानते हैं, उसको खरीदते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इस बिजनेस को इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब 10 सालों के बाद एक और पार्टनर आया एडमिशन लेने के लिए, कौन आया, जेड आया, ठीक है। तो अब देखो जेड जो है जब भी वो आएगा तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए, राइट। मतलब फ्यूचर में जो भी इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा अभी वो इन तीनों में शेयर किया जाएगा। अब मुझे आप एक बात बताना, अभी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना सारा प्रॉफिट किसकी वजह से अर्न कर रहा है, इन दोनों के मेहनत की वजह से। इन दोनों ने जो इतना मन लगा करके मेहनत किया, इसकी वजह से आज जो पार्टनरशिप फर्म है वो प्रॉफिट इतना सारा अर्न कर पा रहा है, राइट। इसने तो मेहनत नहीं की, इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसको तो फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा अगर हुआ तो फिर ये तीनों में हो सकता है कि इन फ्यूचर झगड़ा हो जाए, क्योंकि मेहनत, ये दोनों क्या बोलेंगे, मेहनत तो हमने की, तुम तो फ्री फोकट का सब लेकर के जा रहे हो, तो ऐसे थोड़े ना चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जेड को ना गुडविल भी देना पड़ेगा, यानी कैपिटल तो वो देगा लेकिन उसी के साथ साथ गुडविल भी देगा, क्योंकि इसने 10 सालों तक मेहनत नहीं की। अगर ये दोनों ने उतनी सारी मेहनत नहीं की रहती तो उसको जितना प्रॉफिट मिल रहा है वो उतना नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये तीनों पार्टनर्स के बीच में आगे चल करके झगड़ा ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, इससे ना गुडविल भी लिया जाता है, ठीक है। अब गुडविल कैसे लेंगे, क्योंकि गुडविल तो एक इंटेंजिबल असेट है, आप जानते हो, उसको ना हम लोग छू सकते हैं ना उसको देख सकते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और जो भी इसके हिस्से का गुडविल होता है वो इसको बता दिया जाता है और ये लेकर के बिजनेस में आता है, ठीक है। समझ में आया गुडविल यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि इसको भी तो वो गुडविल लाना पड़ेगा ना, फ्री फोकट में इसको सब कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि आगे चल करके अगर ऐसा हुआ ना तो फिर इन दोनों, मतलब इन तीनों के बीच में झगड़े होने के चांसेस हैं, तो झगड़े नहीं होने चाहिए। अगर झगड़ा हो गया तब तो पूरा पार्टनरशिप खत्म ही हो जाएगा, है ना। तो खत्म नहीं करना है, उसको चलाना है अच्छे से, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब देखो गुडविल का जो कैलकुलेशन है ना, उसको करने के 2 मेथड है आप लोगों के पास। कौन कौन से मेथड है मैं आपको बताती हूँ। देयर आर 2 मेथड्स। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे लिख दो, कैलकुलेशन और वैल्यूएशन। कैलकुलेशन भी आप बोल सकते हो या फिर वैल्यूएशन भी बोल सकते हो। यानी हम क्या करते हैं, गुडविल का वैल्यू करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी के फॉर्म में उसका कितना होगा गुडविल, वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। पहला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यू करने के, लेकिन अभी आपको 12th स्टैंडर्ड में बस 2 ही मेथड्स के बारे में पढ़ना है, पहला तो ये, दूसरा ये, ठीक है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे ना अकाउंट्स, तो फिर आपको और भी मेथड्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस आपको 2 ही मेथड सीखने हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये दोनों मेथड में कैसे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है वो मैं आप लोग को समझाऊंगी एक एग्जांपल की हेल्प से, ठीक है। अच्छा पहले इसका मतलब समझ लो। एवरेज प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो आपका पार्टनरशिप फर्म है उसका जो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी जो उसका एवरेज प्रॉफिट है वही क्या कहलाता है, एवरेज प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज़्यादा जब भी प्रॉफिट आपका ऑर्गेनाइजेशन अर्न करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटाती हूँ और यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखती हूँ, और मैं आपको सबसे पहले ये वाला मेथड बताऊंगी और फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला मैंने लिखा था वो बताऊंगी, ठीक है।
तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, रुको मुझे क्वेश्चन लिख लेने दो, फिर मैं आपको ये सॉल्व करके तो यहाँ पर देखिएगा मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई एक पार्टनरशिप फर्म है जिसको ना 2016 में इतने का प्रॉफिट हुआ, 2017 में 80,000 का प्रॉफिट हुआ और 2018 में इसको लॉस हो गया कितना 20,000 का, और 2019 में 60,000 का इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो फिर हमें यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे किया जाता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पता है क्या निकालने का, टोटल प्रॉफिट निकालने का। जो भी नंबर ऑफ ईयर्स दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट दिया गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 साल का ये जो भी प्रॉफिट और लॉस दिया है इन सभी को प्लस करके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हम लोग पता करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करने का, चलो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट इन 4 सालों में हुआ है उसको हम लोग प्लस करेंगे और जो लॉस हुआ है उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। याद रखना प्रॉफिट को प्लस करना होता है और ये जो है ना लॉस को लेस करना होता है। तो देखो आपको एक तरीका बताती हूँ, P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस, ठीक है। तो प्रॉफिट रहे तो P फॉर क्या करने का, प्लस करने का, P फॉर प्लस, ठीक है। और लॉस रहेगा तो L फॉर क्या होता है, लेस करने का यानी माइनस करने का, ठीक है। तो ये एक तरीका हो सकता है याद करने का, ओके। तो P फॉर प्लस करने का, प्रॉफिट को प्लस और लॉस को लेस, L फॉर लेस। चलो देखते हैं, 2016 में प्रॉफिट हुआ है 1,20,000 का, लिख दो, प्लस 17 में 80,000 का, इसको भी लिख दो। फिर क्या हुआ, ये क्या 2018 में तो लॉस हो गया, तो लॉस को बाद में लिखते हैं क्योंकि इसको लेस करना है ना, पहले इसको लिख लेते हैं प्रॉफिट को। तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया 2019 में, ठीक है। फिर 20,000 का लॉस हुआ, तो लॉस L फॉर लेस करना है, तो लेस करेंगे किसको, 20,000 का, क्योंकि 20,000 का लॉस हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट। चलो माइनस करो जल्दी से, मतलब प्लस करो, 1,20,000 और 80,000 2 लाख, 2,60,000, 2 लाख प्लस 60,000, 2,60,000 आ जाएगा। और 2,60,000 में से 20,000 को माइनस कर देंगे तो 2,40,000 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, इतना कैलकुलेशन तो सभी को आता रहेगा, आप इतने बड़े हो चुके हो है ना, 12th में चले गए, तो ये तो आपको आता ही रहेगा। तो ये लीजिए हमने टोटल प्रॉफिट तो निकाल लिया। तो ये था आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, तो चलिए मैं आपको दूसरा स्टेप बताती हूँ। तो दूसरे स्टेप में फाइंड आउट करने का क्या, एवरेज प्रॉफिट। आप लोग को याद है जब आप छोटे से थे तब आप लोग एवरेज निकाला करते थे, याद कीजिए कैसे निकालते थे एवरेज, जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए रहते थे उनको आप ऊपर लिखते थे है ना, उन सभी को एक साथ प्लस करते थे और फिर नीचे क्या लिखते थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। इस प्रकार से आप लोग एवरेज निकाला करते थे। तो वही तरीका है, वही तरीका, पुराना वाला तरीका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी वो जो प्रॉफिट है ना वो कितने सालों का है वो हम लोग नीचे लिखेंगे। देखो आपको बताती हूँ, टोटल प्रॉफिट करने का, फिर नीचे क्या लिखने का पता है, क्या लिखने का, नंबर ऑफ ईयर्स, ओके, मतलब ये कितने सालों का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया है, 2,40,000, कितने साल का है बताना ज़रा। तो इधर देखो 1 2 3 4, देखो यहाँ पे 4 साल का दिया गया था ना, तो नीचे क्या लिखोगे 4। अब इसको कैंसिल करो तो 4 6 क्या होता है 24, यानी कि यहाँ पर देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000 रुपये आ गया, ठीक है। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिख दिया जाए एवरेज प्रॉफिट। अब क्या बताती हूँ ना, अब लास्ट में आपको गुडविल यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो गुडविल कैसे निकालोगे, रुको ना बताती हूँ, बहुत सिंपल है। क्या लिखने का पता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा है ना, ये कहाँ से आ गया बताती हूँ, रुको, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इसका मतलब क्या होता है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे भी दिया गया, देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, यानी इसका मतलब क्या होता है, मतलब जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यानी जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितने सालों तक, यानी आने वाले कितने सालों तक अभी जो प्रॉफिट ये अर्न कर रहा है वो अर्न कर पाएगा, वो क्या होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। समझ में आएगी नहीं, यानी अगर कुछ बिजनेस में ना भी किया जाए तो भी वो अगले आने वाले कितने सालों तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न कर सकता है, ठीक है। 2 साल 3 साल जितना भी वो रहेगा, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको हमारा गुडविल फाइनली मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 60,000 आया है, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है आपका 2 साल। चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, आंसर मिल गया आपको।
6 2 12, यानी 1,20,000 रुपये यहाँ पे आ गया गुडविल। ठीक है, तो टोटल गुडविल कितना आ गया बोलना ज़रा, 1,20,000। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से ये मेथड में क्या किया जाता है, गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। तो टोटल कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3। पहला टोटल प्रॉफिट निकालो, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए, उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्लियर है आपको? तो पहला मेथड आप लोग को समझ में आया। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली अच्छे से समझेगा। ठीक है, अभी हमको दूसरा मेथड सीखना है ना, तो आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर मैं आपको दूसरा वाला मेथड भी बता देती हूँ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है वो हम लोग इस एग्जांपल की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले पता है क्या निकालने का, टोटल प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करने का, टोटल प्रॉफिट। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो तो मैंने आपको अभी अभी पीछे बताया था ना। प्रॉफिट को प्लस कर दो और जो भी लॉस रहेगा उसको माइनस कर दो। तो देखो 2014 में कितना प्रॉफिट हुआ, 80,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके आगे देखो कितना लिखा हुआ है, 15 में 95,000 का, ये भी इधर लिख देते हैं। फिर उसके बाद 2016 में 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, इसको भी हम इधर लिख देते हैं। फिर उसके बाद 2017 में लॉस हुआ, तो इसको लास्ट में लिखते हैं, पहले प्रॉफिट वाला लिखते हैं। तो 2018 में 85,000 का क्या हुआ प्रॉफिट, इसको इधर लिख देते हैं और लास्ट में लॉस को माइनस कर देते हैं। कितना लॉस हुआ, 40,000 का, ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रॉफिट विच इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर देखो 1,10,000 प्लस 80,000 क्या हो जाएगा, 1,90,000 बराबर 1,90,000 प्लस 95,000, तो 1,90,000 प्लस 95,000 और ये 85,000। चलो एक ही साथ सबको कर देते हैं, 0 0 0 5 5 10 9 9 18 18 1 19 19 8 27, तो यहाँ पे आ गया 3,70,000। अब 3,70,000 में से 40,000 को क्या करना है, माइनस करना है। क्यों, क्योंकि ये तो लॉस है ना, लॉस को माइनस करना है। देखो लॉस मतलब एल फॉर क्या होता है, लेस। ओके, तो हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3,30,000। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका टोटल प्रॉफिट। तो ये आपका पहला स्टेप था। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे किया जाता है वो तो मैंने आपको अभी अभी बताया था। तो दूसरे नंबर पे क्या कैलकुलेट करने का, एवरेज प्रॉफिट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3,30,000 बराबर, और नंबर ऑफ ईयर्स, तो ये कितने सालों का प्रॉफिट था, 1 2 3 4 5 5 सालों का था। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5। अब इसको कैंसिल कीजिए, 5 1 5 5 6 30, फिर यहाँ 5 6 30, यानी 66,000 रुपीज़ क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट। ओके, एवरेज प्रॉफिट क्या आ गया, 66,000। अब उसके बाद तीसरा स्टेप, इसमें आपको क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रुकिए ना बताती हूँ। क्या लिखने का पता है, इधर लिखने का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये सब कुछ आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। देखो ना, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया गया है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके नीचे लिखने का 100। अब क्या करोगे, वैल्यूज रखो। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है, 3,50,000, तो लिख देते हैं यहाँ पे 3,50,000, और फिर इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज, देखो यहाँ पे 12% दिया है, यानी क्या लिखोगे, 12/100। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मिल जाएगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो 00 से 00 कट गया, अभी 12 से ना इसको मल्टीप्लाई करो। तो देखो 1200 1200 है ना, 12 5 सा क्या होता है, 60 होता है, 6 आ जाएगा, 12 3 सा 36, 36 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 42, यानी 42,000 आया। ये क्या है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आपका तीसरा स्टेप था। अभी चौथे में आपको क्या करना है, तो फोर्थ स्टेप में आपको फाइंड आउट करना होता है सुपर प्रॉफिट। ये कैसे मिलेगा, देखो आप ये पहली बार कर रहे हो ना, इसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, अरे कितने सारे, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझेगा ये। ठीक है, देखो इतना तो आपने पहले किया था, पीछे वाले में किया था। अब इसके आगे
ये आया नॉर्मल प्रॉफिट और ये सुपर प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का भी फॉर्मूला कितना आसान है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NR R/100, ठीक है। और फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था आप लोग देख सकते हो, ऊपर जरा देख लीजिए 66,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना, ये देखो 42,000। चलो इसको माइनस करो, अभी आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट, तो 000, ठीक है। फिर 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 24,000। तो ये क्या हो गया बताना ज़रा, ये है हमारा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। वो देखो कैसे लिखा है मैंने, रुको थोड़ा सही से लिखूँ, है ना, उड़ रहा है ऐसे आसमान में। 24,000, थोड़ा अच्छा सुंदर सुंदर लिखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट। अब फाइनली आपको मिलेगा गुडविल। तो गुडविल कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, कैसे, ऐसे देखो, यहाँ पे लिखने का सुपर प्रॉफिट, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने का किससे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो जरा इधर देखो, मुड़ करके देखो, 2 ईयर्स। तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट इज 24,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज 2, मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 24 2 48, कितना सिंपल है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 48,000, दिस इज योर गुडविल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्म का गुडविल, समझ में आया। इस तरीके से सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन किया जाता है। टोटल 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, क्या क्या कैसे कैसे करना है आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका गुडविल का कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझा रहेगा मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई। ओके, देखो जो मैंने आपको रेशियो का कैलकुलेशन बताया ना, उसको तो आप याद ही रखना, और ये भी याद रखना, ठीक है। तो यहीं पे हम रुकते हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो उसमें मैं आपको जनरल एंट्रीज बताने वाली हूँ, जैसे कि कोई पार्टनर कैपिटल लेकर के आया, गुडविल लाया, या फिर जो आपके असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, ठीक है, जब भी उनका रीवैल्यूएशन होता है तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, उसको जरूर देखना, क्योंकि उसको देखे रहोगे तभी जाके आप सम्स में जब भी आपको जनरल एंट्रीज पूछी जाएंगी ना, तो आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और सुनो, आप लोग को बताती हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट्स रहते हैं या फिर जो भी नोट्स रहते हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़िएगा, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों अभी चलते हैं, और आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहना, जितना मैंने आपको सिखाया उतना आप रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करते रहना, ओके। तो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग पढ़ते रहो, और कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर मेरे से पूछो, ओके। चलो चलते हैं।